नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी सुमराव और क्यूरिस्तान पर आपका बहुत स्वागत है। भारत के पश्चिम में आपने बहुत सारी लड़ाइयाँ देख ली होंगी। रूस यूक्रेन, इसराइल हमास, सूडान सिविल वॉर, इसराइल ईरान आदि इत्यादि। अब एक चिंगारी पूरब की तरफ भड़क रही है। बौद्ध बहुल दो देशों में युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ये देश हैं थाईलैंड और कंबोडिया। 24 जुलाई को उनकी सेनाओं के बीच बॉर्डर पर गोलीबारी हुई। इसमें 10 से ज़्यादा आम लोग मारे जा चुके हैं। थाईलैंड ने कंबोडिया से लगा अपना बॉर्डर सील कर दिया है। उसने कंबोडिया के अंदर बमबारी भी की है। दोनों देश बॉर्डर से लगे इलाकों को खाली करा रहे हैं और उनकी सेनाएं वॉर मोड में हैं। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों का आरोप है कि पहली गोली दूसरे पक्ष ने चलाई। हमने तो बस जवाब दिया है। लेकिन ये झगड़ा सिर्फ एक गोली से शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे दशकों पुराना इतिहास है। एक लीक्ड फोन कॉल है और कुछ रिंग मास्टर हैं जो पर्दे के पीछे से कठपुतलियों की डोर खींचते रहते हैं। तो शुरू करते हैं। ये भारत की पूर्वोत्तर सीमा है। उसके ठीक बाद म्यांमार है। म्यांमार के साउथ ईस्ट में थाईलैंड है और उसके बाद आता है कंबोडिया। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच 817 किलोमीटर लंबा लैंड बॉर्डर है। दोनों देशों के सिर्फ बॉर्डर्स ही नहीं जुड़े हुए हैं, उनके इतिहास, संस्कृति और रहन सहन में भी काफ़ी समानताएं हैं। दोनों देशों में 90% से ज़्यादा आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। दोनों देश आसियान यानी एसोसिएशन फॉर साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के मेंबर्स हैं। आसियान 10 देशों का संगठन है। ये आपस में आर्थिक और सैन्य सहयोग बढ़ाने की बात करता है, मगर मौजूदा तनाव ने इस दावे को ध्वस्त कर दिया है। मगर ये स्थिति बनी कैसे? नौबत जंग तक क्यों पहुंची और थाईलैंड कंबोडिया विवाद की जड़ में आखिर है क्या? शुरुआत से इसको समझते हैं। थाईलैंड उन देशों में से है जिस पर कभी किसी यूरोपियन साम्राज्य ने कब्जा नहीं किया, लेकिन कंबोडिया इतना खुशकिस्मत नहीं था। वो 1863 में फ्रांस की कॉलोनी बन गया। 1893 तक फ्रांस का कंट्रोल लाओस और वियतनाम तक फैल चुका था। पूरे इलाके को मिलाकर फ्रेंच इंडो चाइना कहते थे। थाईलैंड की पूर्वी सीमा फ्रेंच इंडो चाइना से लगी थी। थाईलैंड को ब्रिटेन से सपोर्ट मिल रहा था, मगर ये फ्रांस को रोकने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसीलिए 1907 में उसने फ्रांस के साथ समझौता कर लिया। फ्रांस और थाईलैंड ने बॉर्डर तो डिसाइड कर लिया, लेकिन कुछ इलाकों को लेकर दुविधा बनी रही। ऐसा ही एक इलाका था प्रिया विहार मंदिर। ये भगवान शिव का मंदिर था। इसको खमेर राजाओं ने 9वीं से 12वीं सदी के बीच बनवाया था। बाद में इसको बौद्ध तीर्थ स्थल में बदल दिया गया। खमेर साम्राज्य की राजधानी अंकोर वाट थी, जो मौजूदा समय में कंबोडिया में है। अपने पीक पर खमेर साम्राज्य वियतनाम से लेकर थाईलैंड और मलेशिया तक फैला हुआ था, लेकिन 15वीं सदी में खमेर कमजोर हो गए। उनके बाद के साम्राज्य कंबोडिया में सिमट कर रह गए। उनकी जमीन थाईलैंड और वियतनाम के बीच बंटने लगी। फिर हुई फ्रांस की एंट्री। 1863 में उसने कंबोडिया पर अपना वर्चस्व जमा दिया। तब थाईलैंड को पीछे हटना पड़ा, लेकिन जमीन फिक्स नहीं हो पा रही। 20वीं सदी की शुरुआत में उन्होंने बैठकर इसको सुलझाने का फैसला किया। 1907 के समझौते में तय हुआ कि बॉर्डर का निर्धारण नदी के बेसिस पर होगा। इस आधार पर प्रिया विहार मंदिर थाईलैंड की तरफ था, लेकिन जब फ्रांस ने नक्शा बनाया, उसने मंदिर को फ्रेंच इंडो चाइना का हिस्सा बना दिया। थाईलैंड के प्रतिनिधियों ने इस मैप को मंजूरी नहीं दी, लेकिन वो ठीक से आपत्ति दर्ज नहीं करा पाए। जब तक उनको ब्लेंडर समझ में आया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। युद्ध की शुरुआत में ही फ्रांस ने जर्मनी के आगे सरेंडर कर दिया था। इधर थाईलैंड को जापान का साथ मिल रहा था। उसने सेना भेजकर फ्रेंच इंडो चाइना के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, लेकिन वर्ल्ड वॉर खत्म होते होते सिचुएशन बदल चुकी थी। फ्रांस अब विजेता था और जापान को करारी हार मिली थी। जापान का मददगार होने के नाते थाईलैंड भी पराजित पक्ष में था। उस पर भी गाज गिरनी थी। वो बचने के लिए विजेता देशों की शरण में चला गया। उसने फ्रेंच इंडो चाइना से कब्जा इलाकों को भी लौटा दिया। इसमें प्रिया विहार मंदिर भी शामिल था। तब तक कहानी में नया मोड़ आ चुका था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फ्रांस के खिलाफ विद्रोह होने लगा। फ्रांस को अंत में हार माननी पड़ी। नवंबर 1953 में लाओस और कंबोडिया आज़ाद हो गए। वियतनाम में फ्रांस और कम्युनिस्ट लड़ाकों के बीच लड़ाई जारी रही। इसका पटाक्षेप 1954 में हुआ, जब वियतनाम 2 हिस्सों में बंट गया। फिर वहाँ कोल्ड वॉर की सबसे भीषण लड़ाई शुरू हुई, जिसमें अमेरिका भी शामिल हुआ। उसको बुरी तरह
हारकर वापस भागना पड़ा। बहरहाल कंबोडिया की कहानी पर वापस लौटते हैं। फ्रेंच इंडो चाइना की पश्चिमी सीमा आज़ादी के बाद लाओस और कंबोडिया की पश्चिमी सीमा बन गई। इस व्यवस्था में प्रिया विहार मंदिर कंबोडिया को मिला, लेकिन उसको अभी अभी आज़ादी मिली थी। वो अपने पैरों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। थाईलैंड ने इसका फायदा उठाया और मंदिर में अपनी सेना तैनात कर दी। कंबोडिया ने इसकी शिकायत इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (ICJ) में की। ICJ यूनाइटेड नेशंस की अदालत है। ये देशों के बीच विवादों का निपटारा करती है। 1962 में ICJ ने कंबोडिया के पक्ष में फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि थाईलैंड ने आपत्ति जताने में बहुत देर कर दी है, उसको मंदिर से सेना हटा लेनी चाहिए। थाईलैंड ने अपनी सेना तो हटा ली, लेकिन वो इस फैसले से खुश नहीं था, इसीलिए उसका गुस्सा समय समय पर उभरता रहा। 2008 में इस गुस्से में बहुत बड़ा उबाल आया जब कंबोडिया ने प्रिया विहार मंदिर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए एप्लीकेशन लगाया। जुलाई 2008 में यूनेस्को ने एप्लीकेशन मंजूर भी कर लिया। थाईलैंड इससे काफी नाराज हो गया। उसने कहा कि मंदिर के आसपास का इलाका हमारा है, इस पर कंबोडिया का कोई हक नहीं है। उसने मंदिर के पास अपने सैनिक भी तैनात कर दिए। फिर कंबोडिया ने भी अपने सैनिक भेजे। इसके चलते भयंकर तनाव पैदा हुआ। ये स्थिति 2013 तक बनी रही। इस दौरान कई बार गोलीबारी भी हुई, जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए। 2011 में कंबोडिया इस मामले को फिर से ICJ में ले गया। उसने गुहार लगाई कि 1962 के डिसीजन को क्लैरिफाई किया जाए। 2013 में कोर्ट ने फैसला दिया कि मंदिर के आसपास के इलाके पर भी कंबोडिया का हक है। थाईलैंड को एक बार फिर हार झेलनी पड़ी थी। उसने अपनी सेना वापस बुला ली, लेकिन वो कोर्ट के फैसले को कभी ग्रहण नहीं कर पाया। प्रिया विहार मंदिर दोनों देशों के बीच विवाद की सबसे बड़ी वजह है, लेकिन ये इकलौता कारण नहीं है। कई और विवादित इलाके हैं जिनको लेकर दोनों के बीच भिड़ंत होती रहती है। ऐसा ही एक और इलाका है एमराल्ड ट्रायंगल। ये थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस की सीमा से लगा है। इस पर थाईलैंड और कंबोडिया अपना अपना दावा ठोकते हैं। इसी इलाके में 28 मई 2025 को दोनों सेनाओं की झड़प हुई थी। इसमें कंबोडिया का एक सैनिक मारा गया। इससे कंबोडिया गुस्सा हो गया। वो बॉर्डर पर भारी भरकम हथियार और सैनिक भेजने की बात करने लगा। थाईलैंड ने भी उकसावे वाली कार्रवाई की। आर्मी ने बॉर्डर चेक पॉइंट्स पर कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया और कंबोडिया में बिजली और इंटरनेट की सप्लाई बंद करने की धमकी दी। जवाब में कंबोडिया ने थाई टीवी चैनल्स और फिल्मों पर बैन लगा दिया। उसने थाईलैंड के कामगारों की एंट्री बंद कर दी। फिर 16 जून को कंबोडिया ने फिर से ICJ में अर्जी लगाई और थाईलैंड के साथ सभी जमीनी विवादों का निपटारा करने की अपील की, लेकिन थाईलैंड ने इसको खारिज कर दिया। उसने कहा कि आपसी मसला है, हम कोर्ट का दखल नहीं मानेंगे। ये सब चल ही रहा था, तभी एक फोन कॉल लीक हो गई। 15 जून को थाईलैंड के प्रधानमंत्री पेंटोक शिनावात्रा ने कंबोडिया के लीडर हुन सेन को फोन मिलाया। हुन सेन 1985 से 2023 तक कंबोडिया के प्रधानमंत्री रहे। 2023 में उन्होंने अपने बेटे हुन मनेत को प्रधानमंत्री बना दिया। वो खुद सेनेट के प्रेसिडेंट बन गए। फिर भी कंबोडिया की पॉलिटिक्स में उनकी तूती बोलती है। शिनावात्रा के पिता और हुन सेन के बीच अच्छे रिश्ते थे। शिनावात्रा के पिता भी थाईलैंड के प्रधानमंत्री रहे। 2006 में जब उनका तख्ता पलट हुआ, तब वो भागकर कंबोडिया ही गए थे और उन्होंने कुछ समय हुन सेन के एडवाइज़र के तौर पर काम किया था। इसीलिए शिनावात्रा ने डायरेक्ट हुन सेन को फ़ोन मिलाया था, लेकिन हुन सेन ने इस कॉल को रिकॉर्ड कर लिया और 2 दिन बाद पूरी रिकॉर्डिंग को अपने फेसबुक हैंडल पर डाल दिया। इस कॉल में शिनावात्रा हुन सेन को अंकल बोल रही थी और कंबोडियाई सैनिक की मौत का दोष अपनी सेना पर लगा रही थीं। उन्होंने अपने आर्मी कमांडर की आलोचना भी की और यहाँ तक कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बताइए, मैं इसका ध्यान रखूंगी। जैसे ही हुन सेन ने रिकॉर्डिंग रिलीज की, थाईलैंड में बवाल मच गया। वहां शिनावात्रा के इस्तीफे की मांग होने लगी। उनका मामला संवैधानिक अदालत में गया। 1 जुलाई को अदालत ने उन्हें पद से निलंबित कर दिया। शिनावात्रा को जवाब देने के लिए 15 दिनों का समय दिया गया। उनके जवाब पर फाइनल फैसला नहीं आया है। वो अभी भी निलंबित चल रही हैं। उनकी जगह डेप्यूटी PM को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया है। एक तरफ थाईलैंड की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में उठापटक चल रही थी, तो दूसरी तरफ बॉर्डर विवाद भी जारी था। 16 जुलाई को एक विवादित इलाके में लैंडमाइन ब्लास्ट हुआ। इसमें थाईलैंड के 3 सैनिक घायल हो गए। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडिया हमारी सीमा में लैंडमाइंस बिछा रहा है। कंबोडिया ने इससे इनकार किया। उसने कहा कि थाई सैनिक अपना रास्ता भटक गए होंगे। लेकिन 23 जुलाई को थाईलैंड का एक और सैनिक लैंडमाइन धमाके में घायल हो गया। इसके तुरंत बाद थाईलैंड ने कंबोडिया से अपना राजदूत वापस बुला लिया और कंबोडिया के राजदूत को वापस जाने के लिए कह दिया।
थाईलैंड आगे की कार्रवाई पर विचार कर ही रहा था। उससे पहले कंबोडिया ने थाईलैंड के सभी डिप्लोमैट्स को निकालने का हुक्म सुना दिया और थाईलैंड में अपना दूतावास खाली करने लगा। 23 जुलाई तक लड़ाई डिप्लोमैटिक स्टेज पर थी। यहां तक उम्मीद थी कि बातचीत से मसला सुलझा लिया जाएगा, लेकिन 24 जुलाई को हुई गोलीबारी ने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इसके बाद से लड़ाई बढ़ती गई है। जिस समय हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दोनों तरफ से हमले जारी थे। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल फिलहाल शांति की गुंजाइश बहुत कम है। थाईलैंड और कंबोडिया दोनों जगहों पर आक्रामक छवि के लोग पावर में हैं। थाईलैंड में सेना चुनी हुई सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली है। वे कंबोडिया को सबक सिखाने पर आमादा हैं। वहीं कंबोडिया में हुन मनेत प्रधानमंत्री हैं। उन्हें अपने पिता की विरासत मिली है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई उल्लेखनीय काम नहीं किया है। थाईलैंड विवाद उनके लिए लीडरशिप साबित करने का मौका बन सकता है। अगर ये लड़ाई बढ़ती है तो कौन किस पर भारी पड़ सकता है? अगर सैन्य क्षमता के हिसाब से देखें तो थाईलैंड काफ़ी आगे नजर आता है। थाईलैंड का डिफेंस बजट लगभग 50,000 करोड़ रुपए का है। इसकी तुलना में कंबोडिया का डिफेंस बजट महज 11,000 करोड़ का है। थाईलैंड के पास 3.5 लाख से ज़्यादा सैनिक हैं, जबकि कंबोडिया के पास 1.25 लाख से भी कम सैनिक हैं। थाईलैंड एयरफोर्स के पास 28 अमेरिकी F-16 और 11 स्वीडिश ग्रिपेन फाइटर जेट्स हैं। वहीं कंबोडिया सोवियत काल में मिले फाइटर जेट्स उड़ा रहा है। उसको चीन से भी कुछ फाइटर जेट्स मिले हैं। थाईलैंड की नेवी में 70,000 नौसैनिक हैं। उनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी है। कंबोडिया के पास सिर्फ 2800 नौसैनिक हैं। नेवल टेक्नोलॉजी में वो थाईलैंड से बहुत पीछे हैं। यहाँ पर उसको चीन के सपोर्ट की ज़रूरत होगी। चीन के यूं तो थाईलैंड और कंबोडिया दोनों देशों से ही अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन वो कंबोडिया से ज़्यादा नज़दीक है। थाईलैंड को अमेरिका अपना अच्छा पार्टनर मानता है। अगर लड़ाई आगे खिंचती है तो ये चीन और अमेरिका के प्रॉक्सी वॉर का अड्डा भी बन सकता है। बाकी दुनिया के क्या रिएक्शन आए ये भी जान लेते हैं। चीन और मलेशिया ने स्थिति पर चिंता जताई है। कंबोडिया ने UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की आपातकालीन बैठक बुलाने की अपील की है। चूंकि दोनों देश आसियान के मेंबर हैं, आसियान आपसी विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने की वकालत करता है। वो भी प्रेशर बनाएगा। किसी भी युद्ध का अंत बातचीत की मेज पर ही होता है। डायलॉग के बिना आज तक कोई लड़ाई नहीं रुकी है। थाईलैंड कंबोडिया विवाद की नियति भी वही है, लेकिन उससे पहले दोनों पक्ष बढ़त हासिल करना चाहेंगे ताकि नेगोशिएशन में उनका पलड़ा मजबूत रहे। तब तक यही प्रार्थना है कि आम लोगों को कम से कम नुकसान हो, नेताओं को सद्बुद्धि आए और वे जंग कराने से पहले जुबान को तकलीफ देना ज़रूर सीखें। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे आपको कॉन्फ्लिक्ट का बेसिक आइडिया ज़रूर मिला होगा। कोई काम की जानकारी मिली हो तो क्यूरिस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। ये तमाम जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं अभिषेक। कैमरा के पीछे हैं आकाश गौतम। बहुत बहुत शुक्रिया।